एक जंगल में एक सुनहरी पक्षी को खोजने के लिए एक टीम आती है और उन्हें खोजते हुए वहाँ जंगल में उनके पीछे दो कबीले वाले लग जाते हैं। उनमें एक कबीला खूंखार लोगों का होता है और दूसरा कबीला खूबसूरत कन्याओं का होता है। आगे देखेंगे कि ये टीम अपना केला किस कबीले को देने वाली है। क्या ये टीम सुंदर कन्याओं के बस में हो जाती है, इसका पता लगाएंगे। कहानी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है और इस जंगल के जानवर बहुत अजीब होते हैं जो किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते थे। आज जंगल में एक टीम आई हुई थी और इस टीम को गाइड करने वाला बंदे का नाम बिल्लू होता है। बिल्लू अपनी टीम को जंगल का रास्ता दिखा रहा था और ये पूरी टीम इस जंगल में एक सुनहरी पक्षी को खोजने आई हुई थी जो सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती थी। बिल्लू के साथ एक आदमी है जिसका नाम हार्बी होता है और वह पूरी टीम को सुरक्षा देने का जिम्मा लिया हुआ था। हार्बी के साथ एक आदमी था जिसका नाम प्रोफेसर मिलर है। प्रोफेसर मिलर पूरी टीम का सरदार होता है जिसने जंगल में आने का फैसला किया हुआ था और उसी आदमी ने टीम बनाई हुई थी। प्रोफेसर मिलर के सहायक का नाम ब्रेन होता है और उसकी नजर एक औरत पर होती है जिसका नाम मारिया होता है। ये दोनों मिलर के टीम के सदस्य होते हैं। अब पूरी टीम मिलकर एक अच्छी सी जगह पर अपना टेंट लगा लेते हैं। बिल्लू अपने मजदूरों को उनका सामान संभालने के लिए बोलता है। अब टेंट तैयार हो जाता है। तभी मारिया बाथरूम की तरफ जाती है। वह जैसे ही बाथरूम खोलती है कि उसमें से एक गोरिल्ला निकलता है। गोरिल्ला को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और हार्बी जमीन पर गिर जाता है। इधर गोरिल्ला भी डर कर भाग जाता है। अब माहौल शांत हो चला था। कुछ देर बाद मारिया नहाने के लिए गई होती है। मारिया अपने ड्रेस उतारकर नहाने लगती है। इधर मिलर ब्रेन को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर सुनहरी पक्षी को खोजने आए हैं और हमारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ होना चाहिए। हमें किसी भी हालत में सुनहरी पक्षी मिलनी चाहिए। मगर ब्रेन का ध्यान मारिया के खरबूजों पर होता है और उसके केले से पानी टपक रहा था। मिलर जब उसकी तरफ देखता है तो उसे भी बहुत अजीब सा लगता है। वह ब्रेन को वहाँ से हटा देता है और खुद की आंख सेकने लगता है, लेकिन वह बहाना बनाकर ब्रेन को एक दूरबीन देता है और वह ब्रेन से कहता है कि तुम जाकर सुनहरी पक्षी को खोजो और मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। अब ब्रेन को जाते ही मिलर फिर से मारिया को देखने लगता है और वह भी मारिया को लेने के लिए सोचने लगता है। इधर ब्रेन एक ऐसे पेड़ पर आ जाता है जहाँ से वह मारिया के खरबूजों पर नजर डाल सके। वह वहाँ से मारिया को दूरबीन लगाकर देख रहा था कि तभी उसके पीछे एक गोरिल्ला आ जाता है। अब ब्रेन को लगता है कि मिलर आ गया है, पर यह तो मिलर नहीं था। अब जैसे ही ब्रेन ने गोरिल्ला को देखा तो वह बेहोश हो गया। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। ये अपना डिनर शुरू करते हैं कि तभी इन सभी को एक जंगली आदमी दूर से देख रहा होता है। वह जंगली आदमी इन सबको देखकर चौंक जाता है। इसी बीच हार्बी मारिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब हार्बी को पता चलता है कि मारिया का पति यहाँ पर जीव जंतुओं की खोज करने के लिए आया हुआ था और तभी से वह गायब है। उसके साथ मारिया का बेटा भी था और वो भी घर नहीं लौटा था। मारिया उन्हें ही खोजने यहाँ आई हुई थी। उधर वह जंगली आदमी अभी भी उन्हें देख रहा होता है और दूसरी तरफ टार्जन भी उन्हें दूर से देखने लगता है। टार्जन भी इसी जंगल में रहता है। उसकी नजर मारिया के तरबूजों पर जम गई थी क्योंकि उसने आज पहली बार खरबूजा देखा था। वह लगातार मारिया को घूरे जा रहा था और तभी उसके पीछे गोरिल्ला आ जाता है और वह उसके पीछे लग जाता है, जिससे टार्जन वहाँ से भाग जाता है। डिनर करते हुए इधर मारिया के कुआं में एक सांप घुस जाता है। उसे लगता है कि हार्बी ने अपने हाथ उसके कुएं में डाल दिए हैं, लेकिन जब वह हार्बी के हाथ को देखती है तो उसका शक मिलर पर जाता है। अब मिलर जब अपना हाथ ऊपर करता है तो मारिया ब्रेन पर शक करने लगती है। ब्रेन जो कि खाने की तारीफ कर रहा था। मारिया को लगता है कि ब्रेन ने ही अपने हाथ मेरे कुएं में डाले हैं, इसलिए वह उसे एक छाता जमा देती है। अब ब्रेन उठने की कोशिश करता है और उसका हाथ खाली होता है। अब मारिया समझ जाती है कि उसकी गुफा क्या गुस्सा है। वह डर कर भाग जाती है और तीनों आदमी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। अगले दिन मारिया की नौकरानी जून हार्बी के पास आती है और पूछती है कि क्या वह आसपास घूमने जा सकती है। हार्बी के इजाजत से वह घूमने चली जाती है। जून घूमते हुए एक झरने के पास पहुंचती है। उसे झरना बेहद खूबसूरत लगता है, जिसके बाद वह नहाने के लिए अपना ड्रेस उतारने लगती है। तभी वहाँ टार्जन भी घूमता हुआ उसे देख लेता है। जून को देखकर टार्जन एक रस्सी के सहारे उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से झरने में गिर जाता है। जून जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, पर टार्जन को इंग्लिश नहीं आती थी। टार्जन बोल नहीं सकता था। दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया हुआ था, क्योंकि जून को भी बहुत दिनों से केला खाने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ ब्रेन सुनहरी पक्षी को खोज रहा था और उसे सुनहरी पक्षी का पंख मिल जाता है। वह उस पंख को मिलर को दिखाता है। तब मिलर बहुत खुश हो जाता है। मिलर समझ जाता है कि उसे जल्द ही सुनहरी पक्षी मिल जाएगी। ये सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी इसी बीच एक मजदूर उनके सामने आ जाता है। मजदूर को कई तीर लगे हुए थे। तीरों पर नोसा काबिलों का नाम लिखा होता है। नोसा कबीले का नाम सुनते ही बिल्लू के सभी मजदूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही जानते थे कि नोसा कबीला बहुत ज्यादा हरामी कबीला है। अब रात में सभी लोग नोसा कबीले से सतर्क हो जाते हैं।
सभी लोग यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन मिलर को लगता है कि वह नौसा कबीले को संभाल लेगा और सुनहरी पक्षी को लेकर ही वापस जाएगा। अगले दिन नौसा कबीले वाले जोर जोर से संगीत बजाने लगे। संगीत सुनकर बिल्लू हार्वी को बताता है कि काबिले वाले आसपास ही हैं और वह कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अब हार्वी भी जल्दी जल्दी सभी को बुलाकर कहता है, हम खतरे में हैं और मेरे पास एक योजना है। हम एक बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और उस पर पत्ते रख देंगे। जब कबीले वाले हम पर हमला करने आएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हार्वी की बात सुनकर सभी लोग गड्ढा बनाने लगे। जोश जोश में वह इतना बड़ा गड्ढा बना देते हैं कि वह खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं। इसी बीच नोशा कबीला भी इन्हीं की तरफ आ रहा था और जल्दी ही वह सभी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग नोशा कबीले में थे और सभी को बांध दिया गया था। कबीले वाले आग जलाने लगे। आग जलाने के बाद कबीले वाले अपने हथियार भी तेज करने लगे। कबीले से कुछ ही दूर हमें एक लड़की नजर आती है जो नोशा कबीले को देख रही थी। इस लड़की का नाम सूफी था और गोरे गोरे कैदियों को देखकर उसने कई लड़कियों को बुला लिया था। अब नोशा कबीले वाले जैसे ही इन्हें करने वाले थे कि तभी सोफी उन पर हमला कर देती है। सूफी की टीम के पास तेजधार हथियार थे जिससे डरकर पूरा नोशा कबीला भाग जाता है। अब सोफी के कहने पर सभी को आजाद कर दिया गया। वह सभी को बताती है कि तुम्हें हमारे कबीले में चलना होगा। हार्वी उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करोगी। इस पर सोफी बताती है कि हम सभी लड़कियां तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी। सोफी की बात सुनकर तीनों आदमी बेहद खुश हो गए। कुछ ही देर बाद सभी लोग सोफी के कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सूफी मिलर को अपने कबीले के बारे में बताती है। सोफी का कबीला नारी कबीला था। इस कबीले में सिर्फ सुंदरियां ही थी। इन सुंदरियों को श्राप था कि ये सिर्फ गोरे आदमियों से प्यार कर सकती है और उन्हीं के बच्चों की माँ बन सकती है। श्राप के कारण इस कबीले में सिर्फ बच्चियां ही जन्म लेती थीं। कबीले का सरदार एक गोरा आदमी था, पर वह अब ओल्ड हो गया होता है और उसके पास अब ताकत नहीं बची थी। जल्द ही सभी लोग नारी कबीले में पहुंच जाते हैं। सभी लोगों का जोरदार स्वागत किया जाता है। इसके बाद मिलर से मिलने के लिए कबीले का सरदार आता है और ये सरदार मारिया का पति विलियम होता है। विलियम को जिंदा देखकर मारिया बेहोश हो जाती है। जब मारिया को होश आता है तो विलियम उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। 20 साल पहले विलियम अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रहा था। मारिया उस समय अपने टेंट में सो रही थी। विलियम जंगल के जीव जंतुओं पर रिसर्च कर रहा था और उसके साथ उसका परिवार भी आया हुआ था। अब जंगल के अंदर उसे नोसा कबीले वाले मिल जाते हैं और फिर उसे नारी कबीले की सुंदरिया बचा लेती है। विलियम की बात सुनकर मारिया को अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। उनका बच्चा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसे पता नहीं था कि टार्जन ही उसका बेटा था और वह जून के साथ इस वक्त इंग्लिश सीख रहा था और मजे कर रहा था। कुछ ही देर बाद विलियम मेहमानों से मिलने जाता है कि कल तुम तीनों की शादी हो जाएगी। विलियम की बात सुनकर ब्रेन बहुत खुश हो जाता है और हार्वी भी खुश हो जाता है क्योंकि हर रोज उसे एक नई कन्या जो मिल रही है। इनके मन में अब लड्डू फूटने लगे थे क्योंकि इन्हें जंगल में हर रोज एक नई कन्या के साथ गुफा खोदने को मिलने वाला था। अगले दिन इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मारिया को सरदारनी बना दिया जाता है और वह विलियम के पास बैठी होती है। जल्द ही मिलर और उसकी टीम तैयार होकर सबके सामने आती है। सोफी उनका स्वागत एक सुनहरी पक्षी से करती है। सुनहरी पक्षी देखकर मिलर और ब्रेन चौंक जाते हैं। वे जिस पक्षी को खोज रहे थे उन्हें ये पक्षी इस कबीले में दिख गया था। अब जल्द शादी की रस्म शुरू हो जाती है। तीनों को लग रहा था कि इनकी शादी खूबसूरत कन्याओं से होंगी, लेकिन तीनों की शादी कन्याओं के साथ कर दी जाती है। पहली रात बीतते ही इनका बुरा हाल हो गया होता है। अब कहानी 3 महीने बाद दिखाई जाती है। तीनों आदमी इस शादी के कार्यक्रम से परेशान हो गए थे। तीनों ही यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन सोफी उन्हें भागने नहीं दे रही थी। उन पर निगरानी रखी जा रही थी। विलियम अब तीनों के लिए हमदर्दी जता रहा होता है, इसलिए सोफी ने उससे सरदारी छीन ली थी और खुद ही काबिले की सरदार बन गई थी। अब कुछ देर बाद चारों की शादियां होने वाली थी। सोफी के आदेश पर विलियम को भी शादी के लिए तैयार कर लिया था। एक बार फिर से सुनहरी पक्षी से चारों का स्वागत करवाया गया। इसी बीच बिल्लू भी अपने साथियों को लेकर कबीले को घेर लेता है। ये गोरे सिपाही होते हैं। वह अपनी टीम को आजाद करवाने आया था। इधर टार्जन और जून भी काबिले तक पहुँच गए थे। अपनी टीम को जिंदा देखकर जून बहुत खुश थी। वह उनको बचाना चाहती थी, पर वह क्या करती। अब बिल्लू की टीम उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे कबीले में भागम भाग मच जाती है। मिलर की टीम को भागने का यही सही मौका था। टार्जन भी अपने जानवरों को बुलाता है ताकि उस टीम को बचाया जा सके। टार्जन की आवाज लगाते ही बहुत सारे हाथी कबीले की तरफ आने लगते हैं। अब मिलर ने मौका देखकर सुनहरी पक्षी को चुरा लिया था, जिसके बाद ये सभी लोग उस कबीले से भाग जाते हैं। हाथी भी कबीले तक पहुंच चुके थे। मिलर की टीम दूसरी तरफ निकल जाती है। इधर सोफी इन गोरे सिपाहियों को कैद कर लेती है और उनसे ही शादी का प्लान बनाती है। अब सारे टीम वाले सुरक्षित बच गए होते हैं और वे बहुत खुश होते हैं। अब यहीं पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार के मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल पर आए और सब्सक्राइब का बटन दबाए।